हमारे बीच देने हेतु हमसे जुड़ चुके हैं। सर को मैं सादर प्रणाम करता हूं और मैं निवेदन करता हूं सर, सादर सादर सर, आपकी आवाज और आपका वीडियो स्पष्ट हम तक पहुंच पा रहा है सर। कार्यक्रम जैसा कि ज्ञात है 12 बजे से 1 बजे का सुनिश्चित है सर। अभी हमारे प्रतिभागी हमसे जुड़ रहे हैं। प्रतिभागिता के पश्चात हम लोग तय समय पर दोपहर के 12 बजे से अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। समेकित क्षेत्रीय केंद्र दिव्यांगजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली के अधीन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। पता हमारा मोहान रोड, निकट मोहान रोड, पुलिस चौकी, लखनऊ 226017। हमारा ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर है जिस पे आप सभी हमसे संपर्क करते हैं। और करने हेतु मैं पुनः एक बार आप सभी के बीच दोहरा देना चाहूंगा 7839456178। हमारी वेबसाइट है www.crciphlko.in। हमारे ईमेल आईडी अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं बाय मेल के द्वारा तो crclko@rediffmail.com। हमारी कार्यावधि सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से सायं 5:30 तक। हमारी सेवाएं कार्यावधि की हमारी सेवाएं जो आपके बीच हैं, क्षेत्रीय विकलांग पुनर्वास केंद्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधीन विगत कई वर्षों से समाज में दिव्यांगजनों के समग्र पुनर्वास के लिए सतत प्रयत्नशील है। यह संस्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में दिव्यांगजनों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। हमारा उद्देश्य है सामुदायिक जागरूकता, उपलब्ध चिकित्सकीय, शैक्षणिक एवं कौशल विकास प्रशिक्षण का सेवा प्रदान करना, पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध करवाना, जिला प्रशासन, सरकारी संस्थान तथा गैर सरकारी संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करके पुनर्वास करना, मानव संसाधन का विकास करना, शैक्षणिक तथा कौशल विकास की प्रशिक्षण एवं अनुसंधान प्रदान करना। हमारी उपलब्ध सेवाएं हैं फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति की वह विधि है जिसमें भौतिक कारकों जैसे ताप, प्रकाश, ध्वनि आदि भौतिक तत्वों का प्रयोग कर इलाज किया जाता है तथा व्यायाम के द्वारा मांसपेशियों की मजबूती प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण इत्यादि के पूर्व तथा पश्चात का व्यायाम, खेल के दौरान चोट का इलाज, टेनिस, गोल्फर एल्बो, केहनी के दर्द का इलाज, फ्रोजन शोल्डर कंधा जाम का इलाज, कमर दर्द, घुटने का दर्द, गर्दन का दर्द एवं अन्य जोड़ों का दर्द, लकवा नसों का इलाज, हाथ पैर का कांपना, मुंह का टेढ़ापन, फ्रैक्चर के बाद का इलाज इत्यादि सेवाएं दी जाती हैं। हमारी दूसरी सेवा है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में विशिष्ट क्रियाकलापों को सहायक के रूप में प्रयोग करते हुए शारीरिक और मानसिक रोग एवं विकारों वाले बच्चों तथा व्यक्तियों की दैनिक, जैविक एवं आजीविका कार्य क्षमताओं का आकलन एवं उपचार द्वारा विकास किया जाता है, जैसे सेरेब्रल पाल्सी, सीपी, ऑटिज्म बच्चों का इलाज, मंदबुद्धि बच्चों का इलाज, लकवा एवं फ्रैक्चर का इलाज इत्यादि। वाक एवं श्रवण चिकित्सा, कान के सुनने की जांच, कान के सुनने की मशीन, श्रवण प्रशिक्षण, एबीटी ऑडिटरी प्रशिक्षण, स्पीच थेरेपी, हकलाना, तुतलाना, देर से बोलना, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, कटे होठ एवं कटे ताल, लकवा के कारण नहीं बोल पाना इत्यादि। फीडिंग थेरेपी, काटने, चबाने और निगलने की परेशानी के लिए। नैदानिक मनोविज्ञान के अंतर्गत बुद्धि परीक्षण, साइकोथेरेपी एवं काउंसलिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, घबराहट इत्यादि। बिहेवियर थेरेपी, बच्चों से संबंधित समस्या जैसे लिखने पढ़ने में समस्या, घुलने मिलने अथवा दोस्त बनाने में समस्या, अत्यधिक भाग दौड़ करना, कहना न मानना, चोरी करना, झूठ बोलना इत्यादि। बार बार हाथ धोना, निर्णय लेने में असमंजस, डर जाना, भावनात्मक अस्थिरता अथवा उद्वेग इत्यादि। व्यक्तिगत परीक्षण, करियर काउंसलिंग इत्यादि प्रदान की जाती है। विशेष शिक्षा के अंतर्गत बौद्धिक दिव्यांगजनों हेतु विशेष शिक्षा, दैनिक जीवन क्रियाकलाप हेतु प्रशिक्षण, सामाजिक कौशल का प्रशिक्षण, शैक्षणिक क्रियात्मक कौशल का प्रशिक्षण, संवेदनात्मक प्रशिक्षण, खेल विधि द्वारा प्रशिक्षण, अभिभावक एवं समान आयु वर्ग हेतु प्रशिक्षण, बौद्धिक दिव्यांगजनों हेतु अभिभावक परामर्श, व्यवहार परिमार्जन। ओरिएंटेशन एवं मोबिलिटी के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांगजनों हेतु ओरिएंटेशन एवं मोबिलिटी प्रशिक्षण, हिंदी ब्रेल एवं अंग्रेजी ब्रेल प्रशिक्षण, दैनिक क्रिया कौशल प्रशिक्षण, दृष्टि दिव्यांगजनों हेतु अभिभावक एवं छात्र परामर्श, दृष्टि दिव्यांगजनों से संबंधित आधुनिक उपकरणों के बारे में जागरूक करना, दृष्टि दिव्यांगजनों हेतु मूलभूत सुविधाओं के बारे में ज्ञान प्रदान करना। कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण के अंतर्गत पोलियो कैलिपर, कृत्रिम हाथ पैर, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, वैसाखी इत्यादि भारत सरकार की एटीपी योजना के अंतर्गत निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं।
मानव संसाधन विकास, डीएड विशेष शिक्षा, मानसिक मंदता एवं दृष्टिबाधिता के अंतर्गत हम दृष्टि दिव्यांगजनों एवं मानसिक दिव्यांगजनों हेतु अथवा उनके क्षेत्र में विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानव संसाधन तैयार करते हैं। कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत हाथ की कढ़ाई, बुनाई कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ये हमारी वे सेवाएं हैं जो निरंतर हम अपने क्षेत्र में प्रसारित कर रहे हैं। हमारी जुडिशरी में आने वाले सभी संभागों में हम यह प्रदान कर रहे हैं। आप सभी विशेष शिक्षकों के सहयोग से विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं तक हम अपनी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम और समर्थ हो रहे हैं। कार्यक्रम का समय सुनिश्चित हो चुका है और कार्यक्रम तय समय पर प्रारंभ हो, ऐसा सीआरसी लखनऊ की परिणति रही है। तो मैं कार्यक्रम में प्रथम कड़ी में हमारे आज के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता श्री संजय कुमार सर का स्वागत करने हेतु एवं कार्यक्रम की तरफ से आशीर्वचन प्रदान करने हेतु हमारे पाठ्यक्रम निदेशक श्री राजीव रंजन सर से सादर आमंत्रित करता हूं कि सर आप आए और आज के हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता का स्वागत कर कार्यक्रम को अग्रमुख करें। आदरणीय श्री राजीव रंजन सर। श्री राजीव रंजन सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजीव सर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है सर? नागेश सर, राजीव सर कुछ व्यस्त हैं, है ना, तो इसलिए वो हमारे साथ उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं अभी। क्षण मात्र में सर हमारे बीच हैं, पेशेंट कुछ उनके डिपार्टमेंट में आ गए हैं। ठीक है। सर हमसे जुड़ चुके हैं सर, बस जैसे ही जी माइक ऑन होता है। सीआरसी लखनऊ अपनी रचनात्मक गतिविधियों को, आदरणीय संजय सर, आप तो निरंतर हमारे पारिवारिक और हमें निरंतर अनुदेशन प्रदान करने वाले अभिभावक के तौर पे हैं। आप देख रहे होंगे सीआरसी लखनऊ अपनी रचनात्मक गतिविधियों को सभी के बीच में ला करके इस कोविड-19 की प्रथम पहर और द्वितीय पहर में भी अपनी सेवाओं को निरंतर सभी के बीच रखने हेतु प्रतिबद्धता के साथ जुड़ा हुआ है। हम अपनी सेवाओं को अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने हेतु निरंतर और सभी साफल्य प्रयास कर रहे हैं, जिन प्रयासों के अंतर्गत हम विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित कर सके, जिसके अंतर्गत छोटे छोटे वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाना, जिसके अंतर्गत ड्राफ्टिंग करना तथा विभिन्न प्रकार के ऐसे उपागम अपनाना जिनसे हम बालकों का शैक्षिक स्पंदन कर सके, श्रेष्ठतम कर सके। कैपेसिटी बिल्डिंग, विभिन्न संस्थाओं के अंतर्गत पढ़ाने वाले विशेषज्ञों की कैपेसिटी बिल्डिंग करना एवं भिन्न भिन्न संस्थानों के साथ कोलैबोरेशन करके सर हम लोग निरंतर प्रतिदिन किसी न किसी एक समूह को काउंसलिंग प्रदान करना, विशेष शिक्षा से संबंधित गाइडेंस देना एवं उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करके ऑनलाइन मोड में अपनी सेवाओं को पहुंचाने हेतु निरंतर प्रतिबद्ध हैं। अब जबकि थोड़ी सी कोविड की लहर का थोड़ा सा सामान्य सी स्थिति बन रही है, तो हमारे यहाँ ऐसी परिस्थिति है आप लोगों की कृपा से कि अब हमारे यहाँ पेशेंट की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है। अधिक से अधिक लोग फिजिकल तौर पर हमसे आकर के जुड़ रहे हैं और हमसे अपनी सेवाओं को प्राप्त कर रहे हैं। सीआरसी लखनऊ अपनी सेवाओं को विस्तार प्रदान करने में हर वह साफल्य प्रयास कर रहा है जिससे वह और से अधिक लोगों तक पहुंच सके और अधिक से अधिक आवश्यकता परक व्यक्तियों तक पहुंच के उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित कर सके। मैं पुनः एक बार आमंत्रित करूंगा श्री राजीव रंजन सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? आदरणीय श्री राजीव रंजन सर, माइक अनम्यूट करें सर, आपका माइक म्यूट है। राजीव सर, आपका माइक म्यूट आ रहा है सर। नागेश सर, राजीव सर पेशेंट के साथ व्यस्त हैं, 2 पेशेंट उनके पास बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से वो हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। नागेश सर, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ा दीजिए प्लीज। ठीक, नागेश सर। जी जी, धन्यवाद सर। मैं इस आतिथ्य, वैसे तो सर बहुत ही श्रेष्ठतम है, उनका स्वागत मैं एक छोटा सा विद्यार्थी विशेष शिक्षा का कैसे करूं, लेकिन सर को मैं आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं और आपसे इस बात की विश्वस्त आशा करता हूं कि आज के इस विषय पर जो है करिकुलम एडाप्टेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, इस पर हमारे साथ जुड़े हुए विशेषज्ञों का आज आप एक मार्गनिर्देशन तथा एक रोड मैप हमारे बीच प्रस्तुत करेंगे। सादर आमंत्रित हैं
आदरणीय श्री संजय कुमार सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन आईडी, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ। आदरणीय सर। थैंक यू साधु। आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर चर्चा हम आपके समक्ष कर रहा हूं वह है करिकुलम एडेप्टेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जितना सीखा जाए उतना ही कम होता जा रहा है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है डिसेबल्ड बच्चों के साथ जुड़ने का, चाहे वो समावेशित विद्यालय व्यवस्था हो या विशेष शिक्षा व्यवस्था हो। एडेप्टेशन दोनों जगह आवश्यक होता है करिकुलम का। और आप देखेंगे कि करिकुलम एडेप्टेशन जो कंसेप्ट है ये यूएस में लॉन्ग बैक 74 के ऑनवर्ड्स के बाद से ये डिस्कशन के लिए काफी यूज में आने लगा था। और आप देख आईपी वगैरह जब हम इन बच्चों के साथ तैयार करते हैं उसमें करिकुलम एडेप्टेशन के जो कंपोनेंट हैं वो एक एसेंशियल कंपोनेंट बनकर उभरा है। ऐसे हमारे सब शिक्षा अभियान में जो आईपी डेवलप किए जा रहे हैं उसमें करिकुलम एडेप्टेशन की जिक्र उस तरीके से नहीं की जाती है जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज में की जा रही है, लेकिन एडेप्टेशन अभी भी पाठ्यक्रमों का हमारे स्पेशल एजुकेटर के द्वारा बेहतर तरीके से किए जा रहे हैं। और इसी विषय पर मैं आज अपना डिटेल आपके समक्ष पेश भी कर रहा हूं, जिसमें जो डिस्कशन हमारा होगा कि करिकुलम एडेप्टेशन क्या है, करिकुलम एडेप्टेशन क्यों किया जा रहा है और उसके पीछे किन सिद्धांतों को हमें ध्यान में रखना है। तो करिकुलम एडेप्टेशन जो है इसको समझने के लिए, इसे हम आप सब शिक्षक हैं, हमें मालूम है कि ये टर्म हम काफी बार आप लोगों के समक्ष यूज किए हैं, आप भी करते आ रहे हैं कि ये दो शब्द जो है करिकुलम और एडेप्टेशन, इसको समझना आवश्यक है। करिकुलम बेसिकली हमें ये बताता है कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस क्रम से पढ़ाना है। ये जो तीन कंपोनेंट है, एसेंशियल कंपोनेंट, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस क्रम से पढ़ाना है, इन्हीं तीन कंपोनेंट को अगर आप एडेप्टेशन करें तो हमारा ये जो लेक्चर है अपने आप में कंप्लीट होता चला जाएगा। कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है और किस ऑर्डर से पढ़ाना है। ये जो डिफिनेशन मैंने बताया ये फेनिक्स का डिफिनेशन है, लॉन्ग बैक 70s में दिया गया था इस करिकुलम के डिफिनेशन को। और एडेप्टेशन किसको कहते हैं? एडेप्टेशन कहते हैं चेंज को, है ना, एक सुटेबल चेंज, जो डिजायर्ड चेंज है जिससे उसकी इफेक्टिवनेस में बढ़ोतरी हो सके, दैट इज एडेप्टेशन। तो करिकुलम एडेप्टेशन को मिक्स करके आप सोचें तो पाएंगे कि एक ऐसा करिकुलम आप बच्चे के लिए डेवलप करें जिसमें बच्चे के नीड को फुलफिल कर सके। वो जब बच्चे की नीड को फुलफिल करता है तो हम कहते हैं कि करिकुलम इज एडेप्टेड। तो यहाँ एडेप्टेशन जो शब्द है एक काफी मीनिंग लिए हुए है। यहाँ एडेप्टेशन का मतलब सिर्फ करिकुलम के एस्पेक्ट में उसके कंपोनेंट जितने हैं सभी में एडेप्टेशन लाना है। जैसे उदाहरण के लिए बच्चे को जो क्या पढ़ाना है कि जो कंटेंट है उसमें आप चेंजेस लाइए, किस वे में इंस्ट्रक्शन देना है उसमें चेंजेस लाइए। इंस्ट्रक्शन देने का वे का मतलब ये हो गया कि लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन में ट्रेनिंग देना है, कि शॉर्ट ग्रुप इंस्ट्रक्शन में ट्रेनिंग देना है, कि 1-to-1 बेसिस पर ट्रेनिंग देना है, कि पीयर ट्यूटरिंग के थ्रू ट्रेनिंग देना है, कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू ट्रेनिंग देना है। जो भी आप जो चेंजेस ला रहे हो दैट इज आप कह सकते हो कि ये मेथड ऑफ टीचिंग में चेंजेस ला रहे हो। उसी प्रकार टीचिंग लर्निंग मटेरियल में चेंजेस आप लाते हो, क्योंकि इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान में रखते हुए आप करिकुलम अडॉप्ट कर रहे हो। उनके असेसमेंट और इवैल्यूएशन मेथड्स में चेंजेस लाते हैं, है ना। तो जब ये सब जो जितने भी वेरिएबल्स हैं करिकुलम के, चाहे वो वेरिएबल असेसमेंट से रिलेटेड हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड हो, कोर कंपोनेंट्स करिकुलम से रिलेटेड हो, या इंस्ट्रक्शनल एनवायरनमेंट तैयार करने से रिलेटेड हो, ये सारे कंपोनेंट में अगर आप किसी भी स्तर पर चेंजेस लाते हैं दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। कहा जाता है एडेप्टेशन दो तरीके से दिए जाते हैं, हम आप सब अवगत हैं उसके बारे में। मैं सब उसको फ्रेश अप आपके साथ रिफ्रेश कर दे रहा हूं कि एडेप्टेशन दो प्रकार से दिए जाते हैं।
एक है एकोमोडेशन और दूसरा है मॉडिफिकेशन। एकोमोडेशन बेसिकली वह प्रक्रिया है जिसमें करिकुलम में बिना कोई छेड़छाड़ किए हुए बच्चे को पढ़ाने की विधियों में बदलाव लाते हैं। और जबकि मॉडिफिकेशन में क्या होता, जो कंपोनेंट करिकुलम का है, कंपोनेंट सिलेबस का, उसमें ही हम छेड़छाड़ करने लगे, उसी में बदलाव लाते हैं। क्योंकि बदलाव लाना इसलिए लाजमी हो जाता क्योंकि वो जो जनरल बच्चों के लिए जो करिकुलम है एक मेंटली रिटार्डेड या ऑटिस्टिक बच्चे के लिए वो सुटेबल नहीं है। तो उसको सुटेबल बनाने के लिए ही हमने उसको मॉडिफाई कर दिया, है ना। अब मॉडिफिकेशन करते समय इस बात का ध्यान हम रखते हैं कि जो हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं वो बच्चे के दैनिक जीवन के प्रयोग के लायक हो। अगर वो बच्चे के दैनिक जीवन के प्रयोग के लायक अगर नहीं होता है तो वो बेकार है, निरर्थक है, क्योंकि मेंटली रिटार्डेड बच्चा उस चीज को जनरल नॉलेज के रूप में यूज नहीं कर सकता। इसीलिए आप उसे उसी कंपोनेंट में ट्रेनिंग दें जिस कंपोनेंट में उनके दैनिक जीवन में उसका प्रयोग हो सके। तो दैट इज मॉडिफिकेशन। दूसरा डिफरेंस होता है एकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन में। एकोमोडेशन जो है ये बेसिकली सभी बच्चे को सीखने का अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है, एक्सेस प्रदान करता है। इसका उद्देश्य यही है कि जो भी बच्चे सामने बैठे हैं क्लास में वो सभी शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन करिकुलम वही होगा। जबकि मॉडिफिकेशन में इसका उद्देश्य होता है कि वही शिक्षा प्राप्त करें जो उनके लिए मीनिंगफुल हो, जो उनके लिए आवश्यक हो। तो दोनों का अप्रोच में यहाँ डिफरेंस हो जा रहा है। और तीसरा डिफरेंस एकोमोडेशन में, एकोमोडेशन का क्योंकि सिलेबस वही है, ग्रेडिंग में कोई चेंजेस नहीं होते। जबकि मॉडिफिकेशन में क्योंकि सिलेबस ही आप रिड्यूस कर दी हो, जहां नॉर्मल बच्चे 14 चैप्टर पढ़ते हैं, यहाँ आप उनको हार्डली 2 और 3 चैप्टर्स कवर अप कर रहे हो, तो ग्रेडिंग डिफरेंट हो जाता है। तो ये जो मूल रणनीतियां हैं एडेप्टेशन के, वो यही दोनों है, एकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन। और इन्हीं रणनीतियों का प्रयोग करते हुए हम करिकुलम एडेप्टेशन करते हैं। अब आ जाइए कि करिकुलम एडेप्टेशन की आवश्यकता क्या है, क्योंकि बिना आवश्यकता के आप फर्दर कोई काम हम नहीं करते अपने लाइफ में, है ना। इसीलिए हम नीड को असेस करते हैं कि एडेप्टेशन जो करने जा रहे हैं वो उसका मेन इंटेंशन क्या है, उसका पर्पस क्या है। तो कहा जाता है करिकुलम एडेप्टेशन का जो नीड है वो पहला है कि ये क्लास के सभी बच्चे, जो कक्षा के सभी बच्चे हैं, चाहे इररेस्पेक्टिव ऑफ नॉन डिसेबल्ड और डिसेबल्ड, उनके लर्निंग स्टाइल्स, उनके यूनिकनेस का पता लगाना, है ना, और उनके लर्निंग स्टाइल, इंटरेस्ट, नीड का पता लगाते हुए आप उनको शिक्षा देना। तो पहला करिकुलम एडेप्टेशन का जो आवश्यकता यही है कि करिकुलम एडेप्टेशन ये विकलांग बच्चों को ध्यान में रखकर फोकस करके नहीं डेवलप किया जाता, परंतु ये सभी के लिए है। जब कोई करिकुलम एडेप्टेशन हम आप करते हैं क्लास के में बच्चों को, विकलांग बच्चों को ध्यान में रखकर, तो उसका फायदा सभी बच्चे उठाते हैं। दूसरा है करिकुलम एडेप्टेशन करने से ये जो विकलांग बच्चे कल तक स्पेशल स्कूल तक सीमित थे, आज वो जनरल स्कूल में जनरल करिकुलम के में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। और ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? क्योंकि आप करिकुलम एडेप्टेशन कर उनके नीड को फुलफिल करते हो। तीसरा इंपॉर्टेंस है करिकुलम एडेप्टेशन जिसका नीड है कि ये, क्योंकि एक डिसेबल्ड बच्चा जनरल मेन स्ट्रीम में प्रवेश पा लेता है तो डेफिनेटली वो हायर एजुकेशन में प्रमोट भी होता जाता है, हायर एजुकेशन गेन भी करता है। द मोमेंट हायर एजुकेशन वो गेन करता है, उनके एम्प्लॉयमेंट की संभावनाएं बढ़ जाती है और वो उनका कैरियर प्रोस्पेक्ट भी डेवलप होने लगता है। तो ये करिकुलम एडेप्टेशन एक प्रकार से कहें ये एक ऐसी नीड है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट जो इट इज देयर राइट, ये आपको पता है आरपीडी एक्ट में जो कहा जा रहा है कि ये डिसेबल फ्रेंडली इन्वायरमेंट डेवलप करना है, जो सरकार और हम सब की कर्तव्य बनता है। तो आप उस प्रकार देखें करिकुलम एडेप्टेशन एक टीचर जो डेवलप करता है या बना रहा है वो उनके अधिकार का है और उनके अधिकार को फुलफिल करना हम सबका कर्तव्य भी बनता है। अब आ जाइए प्रिंसिपल्स ऑफ एडेप्टेशन, किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना है जब हम किसी करिकुलम को हम एडेप्टेशन करते हैं, है ना। यहाँ सिद्धांत का मतलब ये होता है ये सिद्ध किया हुआ है, हम इसे प्रमाणित करते हैं हमेशा कि अगर हम इन बातों को, इन विचारों को अपने साथ रखें, अमल करें तो डेफिनेटली करिकुलम जो हम एडेप्टेशन करने जा रहे हैं वो एक बेहतर होगा। उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल जो है कि ये
सोच को लेकर के है कि करिकुलम एडेप्टेशन सभी बच्चों के हित के लिए विकसित की जाती है, डेवलप की जाती है। ये सिर्फ विकलांग बच्चों के लिए है, हितार्थ नहीं है, है ना। जब ये फीलिंग अगर हम अपने आप में डेवलप करें तो डेफिनेटली जो करिकुलम एडेप्टेशन की प्रक्रिया हम अपनाते हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट अधिक लोगों का होता है, क्योंकि उसमें 2-3 व्यक्ति सम्मिलित नहीं होते हैं, है ना। क्योंकि करिकुलम एडेप्टेशन इट इज नॉट अ वन पर्सन जॉब, इट इज सिस्टम जॉब। और तो प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेशन का जो पहला सिद्धांत यही कहता है कि ये सभी बच्चों के लिए विकसित किया जाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग होता है, उनका मोटिवेशन का लेवल अलग होता है, एबिलिटी डिफरेंट होते हैं, इसीलिए एडेप्टेशन ये सभी बच्चों के लिए हित के लिए है। दूसरा है करिकुलम एडेप्टेशन स्टूडेंट के डाइवर्सिटी को स्वीकार करता है, विविधता को स्वीकार करता है और इस चुनौती को फेस करने के लिए शिक्षक तैयार भी होता है। तीसरा कि करिकुलम एडेप्टेशन जो है एक सामूहिक प्रयास से पूरा किया जा सकता है। इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं जो मैंने पहले भी बताया था, चाहे वो क्लासरूम एनवायरनमेंट हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो, टीचिंग स्ट्रेटजीज हो, ये जितने इवैल्यूएशन हो, ये सब जो कंपोनेंट हैं, जो इनके वेरिएबल्स हैं, सभी पर माइन्यूटली हमें मिल बैठकर डिसाइड करना होता है कि हमें बेहतर करिकुलम, बेहतर इंस्ट्रक्शन, बेहतर इवैल्यूएशन का सिस्टम इनके सामने प्रस्तुत करें, ताकि इनका जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हो वो हेल्पफुल हो और इजीली वो सीख सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि करिकुलम एडेप्टेशन के लिए कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट आवश्यक होता है। लोगों का मतलब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है क्लास टीचर के साथ साथ अन्य शिक्षक, एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्टाफ, स्टूडेंट्स, ऑल आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। सभी का हमें सहयोग लेने की आवश्यकता होती है ना। और लास्ट पॉइंट ये है कि करिकुलम एडेप्टेशन में कि बच्चे को सीखने के लिए वी गिव द अपॉर्चुनिटीज मल्टीपल वेज। हमें उनको सिखाने के लिए विविध रास्तों, विविध आयामों को टच करते हुए जाना होता है। इस टेक्निक से वो नहीं सीख पा रहा तो दूसरे टेक्निक हम अप्लाई करते हैं, लेकिन कोशिश यह होती है कि बच्चा उस टास्क को सीख ले, है ना। तो जो सीखने की जो विविधता है, जिसको यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग आप कहते हो, उस अप्रोच को हम यूज करते हुए करिकुलम एडेप्टेशन के लिए हमें अमल में लाना होता है। अब मैंने अब तक जो आपके साथ चर्चाएं की, अगर कुछ पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैंने अब तक आपको बताया करिकुलम एडेप्टेशन क्या है, करिकुलम एडेप्टेशन के आवश्यकताएं क्या हैं और उनकी क्या क्या सिद्धांत हैं, जिन बातों को हमें ध्यान में रखना होता है। अब तक की जो मैंने आपके साथ विचार विमर्श किया, अब तक अगर आपको कोई प्रश्न बन रहे हो, क्लैरिटी नहीं हुआ हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। गुड आफ्टरनून सर। हाँ बताएं। सर मेरा नाम सीता गोस्वामी है, मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ सर। जी, इसमें कहाँ काम कर रही हैं मैडम? यस सर। कहाँ काम कर रही हैं? सर मैं मुदिता रिहैबिलिटेशन सेंटर कैंट बोर्ड जबलपुर से हूँ। स्पेशल एजुकेटर के ऊपर मैंने कार्य किया है सर 4 ईयर। जी 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 जी। तो सर जो अभी आपने ये कैरिकुलम अडेप्टेशन का जैसे बताया, तो हाँ। सर जो मॉडिफिकेशन होता है उसमें कुछ हम चेंजमेंट लाते हैं बच्चे के सिलेबस वगैरह में, तो सर इसमें ये क्या बोलते हैं, कैसे करेंगे मॉडिफिकेशन में? अगर हम किसी सिलेबस को ही चेंज कर देंगे, अगर नीड को ध्यान में रखते हुए, तो हम टारगेट से फेल नहीं हो सकते हैं क्या? मतलब मैं बता रहा हूँ। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि बच्चे का करंट लेवल फंक्शनिंग क्या है। खासकर आईडी बच्चे और सीवियर रिटार्डेड बच्चे के लिए यूज होता है ये, कि बच्चे का करंट लेवल फंक्शनिंग क्या है। अगर बच्चे का करंट लेवल फंक्शनिंग क्लास 1 लेवल का है, ठीक है ना, ग्रेड लेवल असेसमेंट करने के उपरांत आपने पता किया कि वो इंग्लिश या हिंदी जो है क्लास 1 लेवल का है, तो क्लास 1 लेवल में भी आप उसी कंपोनेंट, उसी चैप्टर्स को पिकअप करेंगे जो दैनिक जीवन में ज्यादा उसका उपयोग बनता है, ठीक है ना। दैनिक जीवन के उपयोग वाले चैप्टर्स को आप पिकअप करके, जैसे मान 13-14 चैप्टर हैं किसी सब्जेक्ट के, तो 13-14 चैप्टर में से 3 चैप्टर जो रेलेवेंट है, इजी टू टीच है,
बच्चे के लिए यूटिलिटी बहुत अधिक है। उन्हीं चैप्टर्स को हम एनुअल गोल में बनाते हुए फिर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव फुलफिल करते हुए हम ट्रेनिंग देते हैं। समझ में आ रहा मेरी बात? क्योंकि करिकुलम जो है, हम करिकुलम के बाहर कुछ नहीं पढ़ाएंगे, जो करिकुलम में ऑलरेडी डिसाइडेड है उसी करिकुलम को हम रिड्यूस करते हुए हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। क्लियर हुआ मैडम? यस सर, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम कैरिकुलम जो पढ़ा रहे हैं हमको पढ़ाना तो वही है, लेकिन उसकी नीड को प्राथमिकता देना है। बस बस बस, हम अपने मन से कुछ भी इधर उधर नहीं कर सकते। जैसे हम लोग स्पेशल स्कूल में करते हैं ना कि बच्चे को ब्रशिंग सिखा रहे हैं, बटनिंग सिखा रहे हैं, वो भी नीड बेस्ड ही कर रहे हैं, इंटरवेंशन दे रहे हैं, लेकिन वो करिकुलम से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं होता। आपको यहाँ पर करिकुलम से कोशिश ये करना है कि करिकुलम से रिलेटेड होना चाहिए। जी जी, ओके, और कुछ पूछना? नहीं नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, एनीवन? सॉरी सर, प्रेजेंटेशन सर एक बार रिज्यूम कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, टाइप ऑफ एडेप्टेशन। ठीक है, तो कई प्रकार से सर प्रेजेंटेशन हट गई है सर, सॉरी सर, हाँ जी। प्रेजेंटेशन आपकी चली गई है, रिज्यूम प्रेजेंटिंग करिए सर। अच्छा जी ठीक है। जल्द ही संजय सर हमारे बीच जुड़ रहे हैं। कुछ प्रेजेंटेशन करते समय टेक्निकल एरर आने की वजह से सर हमसे लेफ्ट हुए हैं। जल्द ही पुनः उनका प्रेजेंटेशन और वो हमसे दोनों हमारे बीच आ रहे हैं। सीता गोस्वामी जी ने एक बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछा और अपनी बात को रख करके सर से क्लियरेंस लिया। ये एक अच्छी परिपाटी है जिसको आज संजय सर ने हमारे आपके बीच रखी। अगर इसको हम लोग मॉडिफिकेशन के रूप में देखें या इस भाव में देखें कि आज हम जिस पक्ष को लेकर के चर्चा और परिचर्चा कर रहे हैं, इस पक्ष में यह भी एक एडाप्टेशन के भाव में ही देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, जाना जा सकता है कि बच्चों के साथ जब हम इंटरेक्ट कर रहे हों तो केवल बच्चों को, केवल श्रोता को हमें श्रोता के भाव से नहीं, जानने और समझने तथा उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, बात करने के भी पक्ष में रखना है। आदरणीय श्री संजय कुमार सर हमारे बीच पुनः जुड़ गए हैं। सर आपका प्रेजेंटेशन हमारे बीच आया था। प्रेजेंटेशन करने के बाद सर जब आप स्क्रीन शेयरिंग करेंगे उसके पश्चात पीपीटी की स्लाइड पे चले जाएं सर। आप माइक आपका म्यूट है सर, माइक अनम्यूट कर लें सर। जी सर, आपका प्रेजेंटेशन आ गया सर हमारे बीच। ओके, थैंक यू। टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन, जो हम कितने प्रकार से अनुकूलन कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा आपसे आगे बढ़ा रहा हूं। कई प्रकार से आप करिकुलम का एडेप्टेशन कर सकते हैं, जैसे कंटेंट में अनुकूलन करके, टीचिंग स्ट्रेटजीज में अनुकूलन किया जा सकता है, लेवल ऑफ सपोर्ट में अनुकूलन किया जा सकता है, रूल्स जो क्लास के या स्कूल के रूल्स हैं इन जनरल, उसमें अगर आप बदलाव करके करिकुलम एडेप्टेशन किया जा सकता है। कभी कभी सब्जेक्ट को सब्स्टिट्यूट करके
करिकुलम अडेप्टेशन किया जाता है। तो ये कई तरीके हैं जिस पर हम विस्तार से आपके समक्ष कुछ ये चर्चा भी करेंगे इस पर। कि पहला है अडेप्टिंग द कंटेंट, मतलब जो पाठ सामग्री है, पाठ सामग्री में आप अनुकूलन कैसे करेंगे, उसकी क्या स्ट्रेटजीज है। अब ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क एक टीचर के लिए होता है, क्योंकि आपको पता है कि जनरल एजुकेशन सिस्टम में जो करिकुलम डेवलप होता है बोर्ड या गवर्नमेंट तैयार करती है, और बोर्ड या गवर्नमेंट जब कोई करिकुलम डेवलप करती है उसको चेंज करने का अधिकार किसी टीचर या प्रशासक के अधीन नहीं होता है ना। ऐसे कंडीशन में ये कंटेंट में जो चेंजेस किया जाना है वो बेसिकली पॉलिसी लेवल ऑफिशियल्स के निहित कर्तव्यों के अंतर्गत ही हो सकता है। एक टीचर उसमें ज्यादा उसकी रोल नहीं होती, लेकिन टीचर की रोल कहाँ अहम होती है, हम उस पर ज्यादा हाईलाइट आपके समझ करेंगे जो हमारे विद इन एरिया के रोल्स में है। जैसे जो भी आप बच्चे को लेक्चर लेने जा रहे हैं वो इन लार्ज प्रिंट में अगर आप उनको नोट्स दें तो ज्यादा बेहतर है, जिससे कि जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हैं या जो लो विजन वाले बच्चे हैं उसको पढ़ सकें, है ना। उसी प्रकार जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उस टॉपिक के वो हाईलाइट किया हुआ हो तो ज्यादा अच्छा है। उनके जो कंटेंट है उसमें अधिक से अधिक पिक्चर्स, डायग्राम, मैप्स का प्रयोग करें, क्योंकि इसके प्रयोग करने से उसका इलस्ट्रेशन बेहतर होता है और बच्चे को समझाना ज्यादा अच्छा होता है। लेआउट सिंपल बनाएं, है ना। हर 2-3 पैराग्राफ के पढ़ाने के उपरांत जो बुक आप यूज कर रहे हैं उसमें वर्क फोल्डर जरूर डालें, जिससे उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें पूछा हुआ हो, जिसको कि बच्चे को रिवाइव करने में आसान हो, वो बना हुआ हो। अधिक से अधिक कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग किया जाना चाहिए ऐसे बच्चों को शिक्षण में। तो कोशिश यह करना है कि जो भी उदाहरण उसमें दिए जा रहे हो वो नियर इमीडिएट इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर आप उदाहरण देते हो तो ज्यादा मीनिंगफुल होता है। लैंग्वेज काफी सिंप्लीफाई करके यूज करें। इन बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए वर्कबुक का प्रयोग अधिक से अधिक करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक टीचर का जो एफर्ट होता है अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल डेवलप करना, तो क्योंकि मैंने बताया ना कि बुक्स या टेक्स्ट बुक जो है वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट सिस्टम के थ्रू जो प्रिस्क्राइब्ड है वही होता है, तो उसको सिंप्लीफाई कर हम अगर कोई मटेरियल हम डेवलप करते हैं अपना मटेरियल जो बच्चे के हितार्थ हो, तो ये एक टीचर कर सकता है। तो ये जो आप डिफरेंट एरियाज में अडॉप्टिंग द कंटेंट वाले पार्ट को अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली एक तरीके से पाठ्यक्रम अनुकूलन इस तरीके से भी होता है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे मुख्य हथियार एक टीचर के पास होता है, वो है अडेप्टिंग द टीचिंग स्ट्रेटजीज। ये 100% शिक्षक के हाथ का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका वो जैसे चाहे वो यूज कर सकता है। तो टीचिंग स्ट्रेटजीज में क्या है, कहा जाता है कि अगर टीचर रेट ऑफ इनपुट, अमाउंट ऑफ इनपुट और सीक्वेंस ऑफ इनपुट Sir, excuse me. Unmute yourself, sir. संजय सर, एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गई आपकी स्क्रीन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक बार अनम्यूट कर लीजिए सर। सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए तो आएगी आवाज, अभी आपने अनम्यूट नहीं किया। आदरणीय संजय सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कृपया आप अपने आप को अनम्यूट कर लें जिससे कि हम तक आपकी वॉइस आ पाए। संजय सर, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? आपका माइक
आपका माइक म्यूट हो गया है, प्लीज उसको अनम्यूट कर लीजिए। हट जाएंगे हम यहाँ से। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। संजय सर से हम लोग बात कर रहे हैं, अभी संजय सर हमसे जुड़ रहे हैं, प्लीज वेट। हेलो, सर आपका माइक अनम्यूट था। आवाज अनम्यूट है? अब अनम्यूट हो गया। अब ठीक है, तो मैं अब आवाज आ रही है? जी सर, जी आपकी सर। आवाज आ रही है। Yes, sir. हाँ, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अडेप्टिंग द कंटेंट। तो कंटेंट को अडेप्ट करने के लिए जरूरी है कि जो आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं या जो टेस्ट मटेरियल जो गवर्नमेंट या बोर्ड ने डेवलप कर रखा है, उस मटेरियल को आप सिंप्लीफाई करते हुए बच्चे के समक्ष प्रस्तुत करना है। जैसे उदाहरण के लिए इस क्लास में आपका लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा है, तो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे को ट्रेन करने के लिए डेफिनेटली आप इन लार्ज प्रिंट वाले बुक्स या डबल स्पेसिंग वाले मटेरियल उनके समक्ष रखें तो ज्यादा बेहतर होता है ना। क्रिटिकल फीचर्स जो उस टॉपिक का है उसको हाईलाइट किया होना चाहिए, अधिक से अधिक पिक्चर्स, डायग्राम, मैप्स का प्रयोग करें, लेआउट सिंप्लीफाई हो तो ज्यादा अच्छा होगा। वर्क फोल्डर्स हर 2-3 पैराग्राफ के बाद बच्चे को सेल्फ असेसमेंट के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप उसमें रखिए, जिससे कि वो उसको अब सेल्फ असेस करे कि वो जो मीनिंगफुल कंटेंट जो दे रहे हैं वो उसका ये कर सके। अधिक से अधिक कंक्रीट ऑब्जेक्ट का आप यूज करें, जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो वो अधिक से अधिक सिंप्लीफाई हो, जिससे कि वो सरलीकरण से वो बात आपकी बात को समझ सके। प्रैक्टिस करने के लिए वर्कबुक डेवलप करें, जिससे कि वो मीनिंगफुल जो भी आपने बच्चे को सिखाया है या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो कंटेंट हम यूज कर रहे हैं, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, वो बोर्ड या गवर्नमेंट तय करती है। तो अडेप्टेशन में हमारा जो भूमिका होती है वो काफी लिमिटेड बट इंपॉर्टेंट है कि हम अपना मटेरियल खुद डेवलप कर लेते हैं और मटेरियल डेवलप कर हम बच्चे को ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं, है ना। खासकर लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों के लिए या मेंटली टार्गेट बच्चों के लिए हमें इसी स्ट्रेटजी को यूज करना होता है। लेकिन जब ये बातें ये ब्लाइंड बच्चों के लिए या डेफ बच्चों के लिए वहां उस तरह की चुनौतियां नहीं होती, लेकिन वहां भी हमें सिंप्लीफाई करने के लिए मटेरियल्स में एडेप्टेशन करना ही होता है। नेक्स्ट है अडेप्टिंग द टीचिंग स्ट्रेटजीज। यहाँ टीचिंग स्ट्रेटजीज में अगर आप बदलाव लाते हो तो टीचिंग स्ट्रेटजीज में बदलाव लाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्योंकि ये टीचर के कंट्रोल वाला एरिया है जहां कंप्लीटली 100% कंट्रोल टीचर कर रहा है। तो यहाँ आपके जो रेट ऑफ इनपुट है, बच्चे को पढ़ाने के जो गति है, अगर उस गति को कंट्रोल कर लें, ज्यादा तेजी से मत ना पढ़ाएं, तो डेफिनेटली जो आप टास्क सिखा रहे हो वो बच्चे सीख जाते हैं। क्योंकि हमेशा आपके टारगेट में वो स्लो लर्नर या डिसेबल बच्चे हों जो जिसके स्पीड से ही आपको अपने स्पीड को मैचअप करना है। जब मैच करोगे तो डेफिनेटली बच्चा भी उसी स्पीड से आगे बढ़ेगा। दूसरा है अमाउंट ऑफ इनपुट, क्योंकि हमें उतनी ही अमाउंट को लेकर के बच्चे को पढ़ाना है जितने वो समझ सके, क्योंकि टू मच इंफॉर्मेशन जो बच्चे को दिया जाता है उसमें वही सिचुएशन हो जाती है जो रोड पर आपका आजकल जो ट्रैफिक जैम की सिचुएशन होती है। तो इसीलिए अमाउंट ऑफ इनपुट को भी अपने कंट्रोल में रखें। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस ऑफ इनपुट का मतलब ये है, जब आप किसी बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं तो जो सीक्वेंस है हमारा, है ना, सीक्वेंस का मतलब है कि एवरी लर्नर्स की अपनी लर्निंग मोडालिटीज होती है। कोई विजुअल लर्नर्स होता है, कोई ऑडिटरी लर्नर्स होता है, कोई काइनेटिक लर्नर्स होता है, कोई मिक्स्ड लर्नर्स होता है। तो आप देखोगे कि जो विजुअल लर्नर्स है, अगर उनको एक जनरल बच्चे के लिए जो नॉन डिसेबल्ड है उन्हें भी सिखाने के लिए आप जो विजुअल लर्नर्स है, इन बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए लेक्चर अटेंड करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये देख कर ही सीखते हैं। टीचर जब मॉडल आउट करता है तो उसको देखता है और सीखता ज्यादा अच्छा से। और विजुअल लर्नर्स की जो विशेषताएं होती हैं, आप देखोगे ऐसे बच्चों का, कोई किताब है उसमें अंडरलाइन किया होगा,
नोट्स उसी बने होंगे, उनके जो स्टडी रूम में काफी इस तरह के छोटे छोटे टाइम टेबल पेपर्स, इंपॉर्टेंट पेपर्स लगे होते हैं जिसको कि हमेशा वो देख देख कर विजुअलाइज कर याद करता है। तो ये विजुअल लर्नर्स की विशेषता है। ऑडिटरी लर्नर्स जो बच्चे होते हैं बेसिकली ये सुनकर सीखने वाले बच्चे होते हैं। इनके लिए डिस्कशंस, प्रोजेक्ट वर्क, प्रेजेंटेशन, ये सब मेथड इनके लिए ज्यादा बेहतर होता है ना। ये बच्चे जो हैं समूह चर्चा करके ज्यादा बेहतर सीखते हैं, तो इनका तरीका अलग होता है। काइनेटिक लर्नर्स होते हैं थ्रू ड्रामा, म्यूजिक, को-करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू ज्यादा बेहतर सीखते हैं। तो ये मूवमेंट ज्यादा है। तो ये आपको ये बच्चे का जो मोडालिटीज है उसको असेस करते हुए फिर उनका इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट देना, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि खासकर लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों के संदर्भ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी मेथड पर हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, है ना। तो मैंने कहा आपको टीचिंग स्ट्रेटजीज को एडेप्टेशन करने के लिए रेट ऑफ इनपुट, अमाउंट ऑफ इनपुट, सीक्वेंस ऑफ इनपुट पर आपको विशेष ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त मॉडलिंग का प्रयोग अधिक से अधिक करें क्लास में, खुद करके दिखाइए, खुद पढ़ के दिखाइए बच्चे को, तो ज्यादा बेहतर है। बच्चे को कंक्रीट एक्सपीरियंसेस दें, मूर्त वस्तुओं को अनुभव, मूर्त अनुभव जो है उसको अधिक प्रस्तुत करें जो बच्चा एवरीडे यूज करता है। हर पॉजिटिव फीडबैक जो कहते हैं, हर सक्सेसफुल अटेम्प्ट पर आप उसको फीडबैक दें, है ना। उसको प्रैक्टिस करने के लिए अवसर प्रदान करें, वो भी ऐसे प्रैक्टिस जो आपकी निगरानी में हो, है ना। आपकी निगरानी में अगर प्रैक्टिस बच्चा करता है तो उसके जो एरर हैं, उनके जो मिस्टेक्स हैं, वो आप उसको एनालिसिस करके वहीं पर उनकी समस्याओं का निदान कर सकते हो। और बच्चा अपने आप अगर प्रैक्टिस करता है तो उसकी मिस्टेक्स को देखने वाला कोई नहीं है, तो मिस्टेक रेक्टिफाई बाद में हो पाता है। इसीलिए कोशिश करें कि वो जो प्रैक्टिस करें इट शुड बी विद इन योर गाइडशिप। इनको ट्रेनिंग देने के लिए जो लेटेस्ट टीचिंग मेथड्स हम इंक्लूसिव एजुकेशन में यूज करते हैं, वो जो पीयर ट्यूटरिंग है, को टीचिंग है, आईपी है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है, वगैरह वगैरह, इस सभी का जुडिशियली यूज करना। मैक्सिमाइज द यूज ऑफ आईसीटी, क्योंकि आईसीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम आपके साथ अब इंटरेक्शन करने को फैसिलिटेट कर रहा है। मैं कहीं हूँ, आप कहीं हैं और हम लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं। लाइकवाइज एक इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड या अन्य डिसेबल्ड बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने या लर्निंग के लिए आईसीटी एक बेहतर प्लेटफॉर्म देता है, जहां जिसका प्रयोग करते हुए आप उन्हें बेहतर तरीके से सिखा सकते हो। खासकर चाहे वो बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो या विजुअली इम्पेयर्ड हो। आपको पता होगा विजुअली इम्पेयर्ड के लिए आईसीटी की क्या भूमिका है ना। चमत्कार है बेसिकली कि जो आप स्पीच में दे रहे हो उसको वो प्रिंट वर्जन में निकालता है ना। तो ये जो स्पीच टू टेस्ट जिसको आप कहते हो, या टेस्ट टू स्पीच कर रहा है जो डेफ बच्चे के लिए यूज होता है, तो ये इट इज यूजफुल। नेक्स्ट है अडेप्टिंग द लेवल ऑफ सपोर्ट। अडेप्टिंग द लेवल ऑफ सपोर्ट का मतलब है कि प्रत्येक स्पेशल नीड चाइल्ड के जो सपोर्ट है उसका आप असेस करो और असेस उनके नीड के अनुरूप उनको सपोर्ट देने की कोशिश करो। कहा जाता है दो तरह के सपोर्ट काफी कॉमनली इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चों को दी जाती है। एक है पीयर बडीज, दूसरा है पीयर ट्यूटर। पीयर बडीज का मतलब होता है पेयरिंग करना होता है, जिसमें कि एक डिसेबल्ड बच्चों के साथ नॉन डिसेबल्ड बच्चे को पेयर बना देना। लेकिन पेयर बनाते समय इसका हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जो बच्चा पेयर बन रहा है वो ही शुड बी गुड मॉडल, जिससे कि उसका अनुकरण बेहतर तरीके से कर सके और बच्चा बेहतर सीख सके। अगर मॉडल ही गलत होगा तो डेफिनेटली वो फिर फॉल्टी हैबिट्स में चला जाता है। इसीलिए थोड़ा पीयर बडीज बनाते समय टीचर हैज टू बी वेरी केयरफुल। उसी तरह पीयर ट्यूटरिंग। पीयर ट्यूटरिंग के लिए भी कौन सा शिक्षक इनको टीचिंग का टास्क किस सब्जेक्ट का करेगा सहपाठियों में से, उसका सिलेक्शन उनके लेवल ऑफ सपोर्ट में ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। उसी तरह है अडेप्टिंग द रूल्स। इन तरीकों से भी आप करिकुलम एडेप्टेशन आप आसानी से कर सकते हो। जैसे आपको शायद पता होगा कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, खासकर विजुअली इम्पेयर्ड हो, उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है एग्जामिनेशन में। एवरी या लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे को भी ये फैसिलिटी दी जा रही है, तो राइटर की फैसिलिटी दी जा रही है। तो एक्स्ट्रा टाइम का जो तरीका होता है कि 15 मिनट्स पर आवर एक्स्ट्रा टाइम दिया जाना है।
तो ये बोर्ड में भी दिया जा रहा है, यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी दिया जा रहा है, हमारे एग्जामिनेशन डिप्लोमा या और अन्य एग्जामिनेशन के जो बोर्ड है वो भी देती है। तो ये फैसिलिटीज अडेप्टिंग द रूल्स में किया गया है ना। रूल्स को सिंप्लीफाई कर दिया गया। कई लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों के लिए ओरल एग्जामिनेशन की व्यवस्था की गई है क्योंकि वो राइटिंग में प्रॉब्लम है उसे, है ना। उसी प्रकार कई जगहों पर टीचर जो है, जो एग्जामिनेशन के डायरेक्शंस हैं वो वर्बली बोल कर बताता है, तो क्वेश्चन भी पता वर्बली बोलता है और बच्चे से कहा जाता है कि यू कैन राइट इट। तो डिपेंड करता है कि उनका लेवल ऑफ सपोर्ट क्या देना है, और रूल्स में अगर मॉडिफाई कर देते हैं तो उनके करिकुलम एडेप्टेशन में ये काफी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है करिकुलम को सब्स्टिट्यूट करना। यहाँ सब्स्टिट्यूट करने का मतलब यह है एक विषय के जगह पर दूसरे विषय देना जो उनके लिए यूजफुल है और उनके नीड को फुलफिल करता है। जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को लैंग्वेज में काफी प्रॉब्लम होती है, तो उनको ऑप्ट करना कि ठीक है आप कंप्यूटर का सब्जेक्ट ले लो। ब्लाइंड बच्चा है, उन्हें लैब वर्क में काफी प्रॉब्लम हो रही है प्रैक्टिकल करने को, तो डेफिनेटली नॉन लैब वाले पेपर्स उनको दीजिए जिससे को काफी उनके लिए हेल्पफुल हो। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ करिकुलम एडेप्टेशन। नेक्स्ट है एडेप्टिंग द सेटिंग्स। सेटिंग्स का मतलब ये होता है जिस विद्यालय में एक भी बच्चा विकलांग बच्चा प्रवेश पाता है तो ये इंश्योर करना कि वो डिसेबल फ्रेंडली इन्वायरमेंट है कि नहीं। अगर डिसेबल फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है तो बच्चे का प्रशिक्षण इंक्लूसिव एजुकेशन में देना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए प्रत्येक क्लासरूम, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी वो एक्सेसिबल हो डिसेबल बच्चों के ध्यान में रखते हुए ये सुनिश्चित करें। उनका जो शेड्यूल है जनरल स्कूल के करिकुलर ये टाइम टेबल का शेड्यूल को चेंज करें, क्योंकि आपको शायद पता है क्योंकि आप सब शिक्षक हैं HIVIMR के, तो ये बच्चों जो लर्निंग डिसेबल्ड या MR बच्चे हैं उनके जो लर्निंग स्पैन है इट इज नॉट, ये मैच नहीं करता जनरल बच्चों का। इनका अगर मल्टी टारगेट बच्चा बैठा हुआ है हार्डली 30 to 35 मिनट्स का एक क्लास होना चाहिए, और उसमें भी जो बिगिनिंग एक्टिविटी हो या एंड एक्टिविटी हो उस पर काफी फोकस कर किया जाता है। तो ये सब जो चेंजेज हैं शेड्यूल में, आपको शेड्यूल में चेंजेस लाने होंगे, है ना। तो ये जो सेटिंग्स में आपने चेंज लाया ये भी करिकुलम एडेप्टेशन के लिए एक मेथड है। तो मैंने बताया आपको कि करिकुलम एडेप्टेशन कितने प्रकार से किए जा सकते हैं। अब जो नया जो स्लाइड आप देख रहे हो करिकुलम एडेप्टेशन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कहने का मतलब है कि करिकुलम एडेप्टेशन में आप डिसीजन कैसे लेते हो, उसका क्या प्रोसेस होता है डिसीजन लेने में। दूसरे शब्दों में अगर आप कहें कि शिक्षक करिकुलम एडेप्टेशन के लिए कौन सी प्रक्रिया को अपनाता है, उनके क्या स्टेजेस हैं, है ना, तो आप कह सकते हो कि द मोमेंट बच्चे का आपके स्कूल में प्रवेश पाता है, मैं जनरल स्कूल की बात कर रहा हूँ, एक डिसेबल्ड बच्चा अगर आपके स्कूल में प्रवेश पाता है तत्काल बाद एडेप्टेशन के लिए हमें उनके बारे में सोचना शुरू कर देना होता है। क्योंकि कैसे शुरू करना होता है कि उनका आप डिटेल असेसमेंट करते हो। डेफिनेटली एजुकेशनल असेसमेंट, क्योंकि हम टीचर हैं तो एजुकेशनल असेसमेंट डिटेल में हम लेंगे। एजुकेशनल असेसमेंट डिपेंड करता है आप किस प्रकार का बच्चे के लेवल के हिसाब से। जैसे आपने केस हिस्ट्री लेते समय आपको पता लग गया कि बच्चा जनरल स्कूल में पहले भी पढ़ता आ रहा है और आपके स्कूल में दोबारा इस स्कूल प्रवेश के लिए आया, तो डेफिनेटली उसका ग्रेड लेवल असेसमेंट आप करोगे। तो ग्रेड लेवल असेसमेंट करने के उपरांत आप डिसाइड करोगे कि बच्चे का क्या ग्रेड है जिसमें इसको प्लेस किया जा सकता है, और प्लेस करते समय ही आप उनके एडेप्टेशन के बारे में सोचना शुरू करते हो कि इनका एडेप्टेशन डिफरेंट कंपोनेंट में कैसे कैसे होगा। जैसे उदाहरण के लिए हमें इनको क्या पढ़ाना है, हमें इनको कैसे पढ़ाना है, हमें इनको पढ़ाने के लिए कौन से इंस्ट्रक्शनल अरेंजमेंट का उपयोग करना है। इंस्ट्रक्शनल अरेंजमेंट आपको शायद पता है कि 1-to-1 बेसिस पर इनको इंस्ट्रक्शन देना है, कि स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन में इनको ट्रेनिंग देना है, या कि लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन में ट्रेनिंग देना है, कि बडी सिस्टम के थ्रू हमको इंटरवेंशन देना है, या एक और है पीयर ट्यूटरिंग के थ्रू इंटरवेंशन देना। ये सारा डिसीजन आपको राइट आफ्टर द असेसमेंट के बाद जब उनका आईपी डेवलप करने लगते हैं उसी समय हमको लेना होता है ना। उसके बाद फिर ये भी डिसाइड करना होता है कि हमारा लेसन फॉर्मेट क्या होगा। लेसन फॉर्मेट का मतलब है कि जो टीचिंग करिकुलम आपने डेवलप कर रहे हो वो करिकुलम में अगर एक जैसे उदाहरण के एक मेंटली टार्गेट बच्चा जो है जिसको मोटर प्रॉब्लम है, चलने फिरने की प्रॉब्लम है,
और आपने डिसाइड किया कि इसको फिजियोथेरेपी रेगुलर जरूरी है, तो डेफिनेटली आपके करिकुलम में फिजियोथेरेपी एस्पेक्ट भी रहेगा। स्पीच की प्रॉब्लम, स्पीच थेरेपी का आपको ऑप्शन रखना होगा। तो ये लेसन प्लान में ही आपको इनकॉर्पोरेट करना है, ये एडेप्टेशन के अंतर्गत ही आपको ये सारे पॉइंट्स को रखना है। उसी प्रकार किस पर जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है उसी के अनुरूप आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल डेवलप करना होगा, है ना। तो ये जो और जब मटेरियल आपने डेवलप किया, कई मटेरियल जो पहले से डेवलप है उसको मॉडिफाई करना भी पड़ सकता है, तो मॉडिफाई कीजिए, फिर इंटरवेंशन दीजिए। इंटरवेंशन के बाद लास्ट में जब इवैल्यूएशन करते हैं तो इवैल्यूएशन में एडेप्टेशन जो आपने किया है उसका इफेक्टिवनेस भी आप असेस कर सकते हो। बच्चे का प्रोग्रेस असेस करना अलग बात होती है, उसके साथ साथ जो एडेप्टेशन आपने किया है वो कितना कारगर है उसका भी आप इवैल्यूएशन कर सकते हो कि द एडेप्टेशन प्रोसेस यू हैव डन इज हाउ मच इफिकेसी रेट उसका क्या है। अब आ जाइए, उडारी सोलनर ने करिकुलम एडेप्टेशन के लिए एक डिसीजन मेकिंग मॉडल बनाया है। बेसिकली ये चेकलिस्ट है जो 7 पॉइंट्स चेकलिस्ट कहा जाता है, जो ये इंश्योर करता है टीचर को बताने के लिए कि कौन से एरिया में एडेप्टेशन होना बाकी रह गया है ना, जिससे कि एक कंप्लीट तरीके से होलिस्टिक एडेप्टेशन अपनाया जा सके। तो 7 एरियाज कौन कौन से हैं? सबसे पहला एरिया है चेकलिस्ट का, वो है एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब है कि बच्चे को जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसको एग्जामिन कीजिए कि स्मॉल ग्रुप में दिए जा रहे हैं या दिए जाने की आवश्यकता है, कि 1-to-1 बेसिस पर दिए जाने की आवश्यकता है, कि पीयर पार्टनर या बड्डी सिस्टम अपनाने की आवश्यकता है, या क्रॉस एज ट्यूटर्स या सेम एज ट्यूटर्स, पीयर ट्यूटर्स की आवश्यकता है, उसका आप ध्यान रखिए। लेसन फॉर्मेट में आपको यह भी देखना है कि इंटरडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट की जरूरत अगर है तो आप फुलफिल कर रहे हो कि नहीं। बच्चे को स्पीच थेरेपी की जरूरत है, आपके करिकुलम में स्पीच थेरेपी का ऑप्शन खुला है कि नहीं, है ना। उसी प्रकार एक्टिविटी बेस्ड, क्योंकि आपको पता है कि जब हम किसी भी एक्टिविटी बेस्ड टास्क को कराते हैं तो वो बच्चा ज्यादा बेहतर तरीके से सीखता है। तो एक्टिविटी बेस्ड आप कैसे कराओगे, उसका आपके पास एक्सपोजर की सिस्टम है कि नहीं, है ना। कम्युनिटी रेफरेंस अगर आप टास्क करा रहे हो तो कम्युनिटी में आप कब ले जाओगे उस टास्क को कराने के लिए। ये सारे डिसीजन आपको एग्जामिन करने हैं विद द एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन। दूसरा है एग्जामिन द डिमांड एंड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ऑफ द टास्क। कहने का मतलब ये है, अब आपको ये देखना है कि जो टास्क आप सिखाने जा रहे हो उस टास्क को सिखाने के लिए आपके पास जो कंटेंट है वो उसकी तैयारी कैसी बनाए हैं आपने। जो मैंने बताया था कंटेंट में किस प्रकार एडेप्टेशन किया जाता है, सिंप्लीफाई टास्क को किया कि नहीं आपने, कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो टीएलएम आपको डेवलप करना था आपने किया कि नहीं, हाँ। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया आपने क्या रखा है जिससे कि इवैल्यूएशन हो सके। पढ़ाने की जो गति है, रेट ऑफ इनपुट, अमाउंट ऑफ इनपुट, वो कहाँ तक आपने कंट्रोल किया। ये सारे पॉइंट्स को दूसरे एरिया जो है चेकलिस्ट का उसके थ्रू करते हैं। तीसरा है लर्निंग इन्वायरमेंट, जिसमें बच्चे को एजुकेशन दिए जा रहे हैं उसको एग्जामिन करना और यह देखना कि क्या वह पार्टिसिपेशन को फैसिलिटेट करता है कि नहीं। यहाँ पार्टिसिपेशन का मतलब है पीयर पार्टिसिपेशन सही तरीके से है कि नहीं, अन्य टीचर का पार्टिसिपेशन टीचिंग लर्निंग में है कि नहीं, है ना। इस सब कंपोनेंट को आपको देखना है। सोशल रूल्स में कोई चेंजेस करना है तो सोशल रूल्स में चेंजेस कीजिए। उसी प्रकार नेक्स्ट पैरामीटर है एग्जामिन द मटेरियल ऑफ लर्निंग। जो लर्निंग का मटेरियल आपने डेवलप किया है उसका आपको देखना है, खासकर कि कौन से मटेरियल आप टीचिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हो और कौन से मटेरियल आप लर्निंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। जो टीचिंग पर्पस के लिए यूज किया जा रहा मटेरियल वो अपने इफिकेसी दिखा रहा है कि नहीं, और बच्चा जो प्रैक्टिस करने के लिए जो लर्निंग मटेरियल यूज कर रहा है उसकी क्या इफिकेसी है, इसको आपको ध्यान में रखना देखना होगा। उसी प्रकार एग्जामिन द सपोर्ट स्ट्रक्चर। आपके स्कूल में करिकुलम अडेप्टेशन के लिए सही प्रकार से सही टीचर्स का, सहयोगियों का, पीयर्स का, जो थेरेपिस्ट गेस्ट फैकल्टी आ रहे हैं थेरेपी देने के लिए या फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, उनका सपोर्ट बेहतर है कि नहीं। क्योंकि
आपको शायद पता है कि करिकुलम एडेप्टेशन एक सिंगल हैंडेड ऑपरेशन नहीं है, इसमें मल्टीडिसिप्लिनरी टीम की आवश्यकता होती है और हर लेवल में इनका सपोर्ट आपको जरूरी होता है। अब उसी प्रकार एक है अरेंज अल्टरनेट एक्टिविटीज दैट फॉस्टर पार्टिसिपेशन इन इंटरेक्शन। कहने का मतलब है आपको उनको सिखाने के लिए अल्टरनेट एक्टिविटीज आपने अरेंज किया कि नहीं, जिससे कि जो टास्क जो करिकुलम आपने एडेप्टेशन किया है उसमें कंटिन्यूटी बना रहे, ये भी सुनिश्चित आपको करना है। तो ये जो कंपोनेंट मैंने बताया 7 पॉइंट्स चेकलिस्ट का, ये बेसिकली इंश्योर करता है कि करिकुलम एडेप्टेशन के लिए जो आपने प्रयास किया है उसके लिए जितने सब कंपोनेंट्स हैं वो सभी कंपोनेंट्स को होलिस्टिकली आप उसको केयरफुल प्लानिंग के साथ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर मैं आ जाता हूं कि करिकुलम एडेप्टेशन विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए आप कैसे करते हो। हमें मालूम है कि ये आप ऑलरेडी अपने क्लास में ऐसे बच्चों के साथ एडेप्टेशन करते आ रहे हो, देयर इज नथिंग न्यू, लेकिन फिर भी मैं इस पर आपके बाद चर्चा करूंगा, तो आपसे मैं इस पर डिटेल से आपसे फीडबैक भी लूंगा। कि कहा जाता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप में ये चुनौतियां आज भी बनी हुई है कि उनके पास ब्रेल नहीं है, ब्रेल बुक्स नहीं है, रिकॉर्ड करने के लिए टेप्स नहीं है जो कि बच्चे को सीडी में या इस तरह का हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, है ना। लो विजन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप्ड हैं उसकी उपलब्धता नहीं है। तो एक सबसे बड़ी चुनौती सामान्य विद्यालयों में ये बनी हुई है कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल या एड्स एंड अप्लायंसेस जो होने चाहिए, पढ़ाने के एजुकेशनल एड्स होने चाहिए, उसकी उपलब्धता नहीं है। तो उपलब्धता नहीं होने के कारण ये सबसे बड़ी चुनौती जो शिक्षक हैं उनके समक्ष ये बनी रहती है, इन बच्चों को हम कैसे शिक्षा दीक्षा दें। इसीलिए जो कहा जाता है कि टीचर्स को हम ट्रेन करते हैं कि वो अपने स्तर तक जो एडेप्टेशन वो कर सकें वो करें। जैसे उदाहरण के लिए कि आप अधिक से अधिक ऐसे मॉडल्स को प्रस्तुत करें जिसको बच्चे फील कर सकते हैं, क्योंकि विजुअली इंपेयर्ड बच्चे आपकी बात को सुनते नहीं है ना। जो आप बोलते हो उसमें क्लैरिटी हो, क्योंकि ताकि उसका रिकॉर्ड कर सके, बाद में सुन सके, समझ सके। जब भी आप ऐसे ब्लाइंड बच्चे के साथ इंटरेक्शन करते हो क्लास में, उनको ट्रेनिंग वगैरह की बात करते हैं, तो उनको ओरिएंटेशन और मोबिलिटी ओरिएंटेशन की ट्रेनिंग उनको अवश्य दें, ताकि हर बच्चा जो है जो फैसिलिटीज मिल रहे हैं स्कूल में उससे वो अवगत हो। बड्डी सिस्टम क्लास में जरूर बनाए जिससे कि नेसेसरी सपोर्ट उनको समय समय पर मिलता रहे। अधिक से अधिक टीचिंग लर्निंग मटेरियल या कंप्यूटर असिस्टेड जो एड्स हैं उसका प्रयोग करें। जो गेम्स स्पोर्ट्स हैं उसमें एडेप्टेशन करें ताकि उनका पार्टिसिपेशन इस तरह के स्पोर्ट्स में हो सके। अगेन साइकोलॉजी का यूज अधिक से करें ताकि उनको मोटिवेशन स्तर बना रहे, है ना। तो ये बहुत जरूरी होता है। रेनफोर्समेंट उस स्तर से जरूरत नहीं होता जैसे एक मिलिट्री टारगेट बच्चों में होता है, लेकिन अगर सक्सेसफुली अटेम्प्ट के बाद अगर रेनफोर्समेंट देते हैं डेफिनेटली उनके बिहेवियर में वो चेंज लाएगा जो डिजायरेबल होता है। तो ये विजुअली इंपेयर्ड के संदर्भ में मैंने बात की। उसी प्रकार हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों के संदर्भ में भी इसी तरह की बातें हैं कि कई बच्चे जो होते हैं जो फेस रीडर्स होते हैं हियरिंग इंपेयर्ड में, वो लिप मूवमेंट को ज्यादा बारीकी से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि टीचर क्या बोल रहा है। ऐसी स्थिति में ये आवश्यक है कि इन बच्चों को फ्रंट बेंच में बैठाएं ताकि आपकी बात को सुन सकें। ज्यादा मूवमेंट टीचर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूवमेंट करने से फिर आपके चेहरे और हाव भाव को नहीं देख पाएंगे। इसीलिए इसका ध्यान रखना होता है कि वो लाइट की व्यवस्था हो, साउंड प्रूफ रूम हो तो और ही बेहतर होता है ना, जिसमें कि साउंड की रिलेटेड नॉइज ना हो ज्यादा। उसी तरह जो हियरिंग जो इम्पेयर्ड बच्चे हैं उसमें जो हार्ड ऑफ हियरिंग है उनको उनकी टीचिंग स्ट्रेटजीज अलग होती है, और जो जिनको हियरिंग एड के थ्रू बच्चे सुन ले रहे हैं, है ना, उनके टीचिंग स्ट्रेटजीज नॉर्मल बच्चों के तरीके से ही लगभग पूरी की जाती है। तो ये जो दो तरीके होते हैं, चाहे वो आप जो यूज करते हो टोटल कम्युनिकेशन हो या साइन लैंग्वेज के यूज कर रहे हो, अब जो भी
स्ट्रेटजी यूज करते हैं, आप उस स्ट्रेटजी यूज करते हुए इनको आप ट्रेनिंग देने की कोशिश करें। नेक्स्ट आ जाइए, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों के लिए करिकुलम एडेप्टेशन आप कैसे करते हो। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे जो चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं अपने सामान्य विद्यालयों में, यह अन्य डिसेबल्ड बच्चों से एकदम भिन्न होता है। वो भिन्नता इसलिए होता है क्योंकि इनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो है वो सामान्य बच्चों या अन्य डिसेबल्ड बच्चों के रिलेटिवली काफी कम होता है, और कम होने के कारण ये प्रॉब्लम बिहेवियर भी शो करते हैं। डेफिसिट इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होने के कारण इनके जो एडेप्टिव बिहेवियर है उसमें भी समस्याएं आती हैं। जानकारी नहीं होने के कारण वो ठीक से कपड़ा नहीं पहनना, ब्रश नहीं करना, समय पर स्कूल में नहीं पहुंचना, ड्रेसअप नहीं होना सही तरीके से। दीज आर द प्रॉब्लम बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू डू इट। तो आपको इसका ध्यान रखना होता है। कहा जाता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों को मैनेज करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, जिसका पालन करें तो एक टीचर उन्हें बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है। कहाँ? जनरल एजुकेशन सिस्टम में। वो क्या है? जो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है उसको ध्यान में रखें, जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, है ना, होल टू पार्ट, नोन टू अननोन, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये 4 जो प्रिंसिपल्स हैं उसको अगर ध्यान में रखता है कोई टीचर, तो बेसिकली ये प्रिंसिपल इसीलिए बनाए ही गए हैं जिससे कि जो टास्क बच्चे को सिखाया जा रहा है उसमें आसानी हो सके। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब है टास्क वही सिखाइए जो काफी बच्चे के लिए आसान हो, अब धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हुए आप आगे बढ़िए। होल टू पार्ट का मतलब वही होता है कि जब भी हम टास्क को सिखाते हैं पहले होलिस्टिक अप्रोच पर लेते हैं, बाद में स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं। पहले आप व्यक्ति के बारे में बताते हैं, फिर उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में, उसके वर्किंग फंक्शनिंग के बारे में बताते हैं। तो ये अप्रोच हम यूज करते हैं। नोन टू अननोन का प्रिंसिपल वही कहता है कि जो बच्चा जानता है वहीं से शुरुआत करते हैं, जो अननोन है, जो नहीं जानता, हम उस तरफ बढ़ते हैं। कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है जो मूर्त वस्तुओं का प्रयोग आप अधिक से अधिक करो, जो उनके लिए मीनिंगफुल है, जो देख सकता है, जो महसूस करता है, उस ऑब्जेक्ट का प्रयोग ज्यादा करें। और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट जो है वो लेटर लाइफ में, लेटर पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग में दें, है ना। ट्रेनिंग देने के लिए टास्क एनालिसिस मेथड का प्रयोग करें, क्योंकि टास्क एनालिसिस ही वो मेथड है जो किसी भी टास्क को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है। आप सरलीकरण करके अगर बच्चे को पढ़ाते हो किसी चीज को तो डेफिनेटली वो उसके लिए फायदेमंद है ना। और जनरल बच्चे जो बैठे हैं वो उसका फायदा लेंगे ही। ट्रेनिंग में मल्टी सेंसरी इन्वॉल्वमेंट जितना अधिक होगा बच्चे उतना ही ज्यादा बेहतर गेन करते हैं, इसका आप हमेशा इसको यूज कीजिए। टीचिंग टेक्निक्स कई हैं जिसका सटीक यूज होना चाहिए जहां पर उसका उपयोग बनता है। जैसे जब हमें देखते हैं कि इनको किसी टास्क को सिखाने के लिए मॉडल करके बताना होगा तो आप मॉडलिंग टेक्निक का यूज कीजिए। लिखने पढ़ने के टास्क में हम शेपिंग टेक्निक का यूज ज्यादा करते हैं, है ना। जो वोकेशनल ट्रेनिंग और कम्युनिटी लिविंग स्किल्स में जो टास्क होते हैं उसमें हम चेनिंग का काफी प्रयोग करते हैं। यहाँ तक एडीएल टास्क में भी चेनिंग टेक्निक हम ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो ये सब जो टेक्निक है उसको आप जुडिशली अगर यूज करते हो सही तरीके से, इट इज काफी यूजफुल होता है। रीइंफोर्समेंट अगेन बहुत बड़ा हथियार है आपके समक्ष, जिसका प्रयोग करते हुए आप बहुत कुछ बच्चे को मोटिवेट करते हुए सिखा सकते हो, है ना। और खासकर रीइंफोर्समेंट देते समय उनके जो सिद्धांत है उसको ध्यान में रखना होता है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी का मतलब है रीइंफोर्समेंट आप क्यों दे रहे हैं वो बच्चे को स्पष्ट होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, रीइंफोर्समेंट जो आप दे रहे हो बार बार जितने बार सफल प्रयास हो रहा उतनी बार दीजिए। प्रिंसिपल ऑफ कंटिजेंसी का मतलब है कि जो आप जितने मात्रा में रीइंफोर्समेंट देते हो उतनी मात्रा में देते रहिए, उसमें कमी और ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपके मूड के हिसाब से, है ना। उसी तरह प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएसी के आप रीइंफोर्समेंट जो दे रहे हो बच्चे को उनके सफल प्रयास के तत्काल बाद दीजिए। ऐसा नहीं है कि आधा घंटा 1 घंटे बाद आप रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं तो उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। तो रीइंफोर्समेंट देने का जो प्रिंसिपल है इसको आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चा है उसका फायदा उसको मिलेगा। उसी प्रकार यूज ऑफ टीएलएम, क्योंकि ऐसे मंदबुद्धि बच्चे को पढ़ाना बिना टीएलएम का संभव ही नहीं होता, तो टीएलएम का प्रयोग अवश्य करें। और टीएलएम शायद आपको पता होगा 2 तरह के एड्स इनके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक है लर्निंग एड्स, दूसरा है फंक्शनल एड्स।
लर्निंग एड्स नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो बच्चे को किसी चीज को सीखने के लिए, सिखाने के लिए प्रयोग में आता है उसको हम लर्निंग एड्स कहते हैं। और फंक्शनल एड्स वह एड्स है जिसका प्रयोग वो लाइफ लॉन्ग करता है। जैसे कि एक इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चा को मोटर की प्रॉब्लम है, वो सही प्रकार से पकड़ नहीं पा रहा है पेंसिल को या चम्मच को या ब्रश को, तो हम क्या करते हैं, ब्रश में एडेप्टेशन करते हैं, चम्मच में एडेप्टेशन करते हैं, पेंसिल में हम हेर फेर करते हैं। ये जो आपने चेंजेस वगैरह जो कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि 2 दिन या 1 महीने में वो स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, ये लाइफ लॉन्ग बनी रहती है। तो जो स्थितियां लाइफ लॉन्ग बनी होती है और उस उपकरण में आप जो चेंजेस करते हो, हम उसको कहते हैं फंक्शनल एड्स, है ना। बहुत तरह के, जैसे आप देखते हो किसी बच्चे को ग्रिप की प्रॉब्लम है, तो बटन लगाने में प्रॉब्लम हो रही है उसको, तो हम बटन का साइज को बड़ा कर देते हैं। बड़ा साइज कर देने से बटन लगाना आसान हो जाता है। बड़ा साइज वाले बटन को भी नहीं लगा पाता, तो पिट पिट वाला बटन हम यूज करते हैं। तो ये सब जो चेंजेस आप कर रहे हो, ये लाइफ लॉन्ग बना होता है, और ये जो एड्स हैं वो फंक्शनल एड्स कहलाता है। अब आ जाइए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो हम डेवलप करते हैं या सेलेक्ट करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों के लिए, तो किन बातों को ध्यान में रखना है। नॉन टॉक्सिक हो, नुकसान न पहुंचे, एक्सेसिबल हो, जो आसानी से उसको यूज किया सके, बनाया जा सके, बच्चे के एज अप्रोप्रिएट हो, जो उसके उम्र के हिसाब से बना हुआ हो, मल्टीपल यूटिलिटी का हो, कई टास्क में उसको यहाँ पे यूज कर सकते हो, है ना। सेल्फ मोटिवेटिंग हो, जो बच्चे को स्वयं प्रेरित करे सीखने के लिए, है ना। तो ये कुछ इस तरह के मटेरियल डेवलप करने, सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करने वाला हो, तो जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपने बनाया होता है। अब आ जाइए, एक इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों के लिए सामान्य कक्षा व्यवस्था में आप किस प्रकार करिकुलम एडेप्टेशन करेंगे, खासकर लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स में और सोशल साइंस में। लैंग्वेज में जो करिकुलम एडेप्टेशन हम आप करते हैं, उसमें वही मेथड हम यूज करते हैं कि लैंग्वेज जब सिखाते हो, आप इंग्लिश सिखा रहे हो या हिंदी सिखा रहे हो, तो उसको टास्क एनालिसिस कीजिए। चाहे वो कोई पैराग्राफ पढ़ाया है तो पैराग्राफ का जो मीनिंग है उसका टास्क एनालिसिस कीजिए, है ना। पोएम सिखाया है तो पोएम सिखाने के लिए एक्शन, रिपीटिशन ज्यादा प्रयोग कीजिए। अपने कंसेप्ट सिखाने के लिए रियल एक्सपीरियंसेस, एक्टिविटीज को आप ज्यादा इन्वॉल्व कीजिए, है ना। अनफेमिलियर वर्ड्स हैं, जो नया वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, उसको फ्लैश कार्ड में एक्स्ट्रा टाइम दे करके ट्रेनिंग देने की कोशिश कीजिए। मैथ्स का कंपोनेंट अगर आप एडेप्टेशन कर रहे हो, तो कंक्रीट मटेरियल का प्रयोग कीजिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में। प्लेस वैल्यू सिखाना है तो उसके लिए प्लेस वैल्यू बॉक्स जो बनाते हैं, या बना हुआ बॉक्स भी मार्केट में मिलता है, उसका प्रयोग कीजिए। इस यूनिट प्लेस क्या है, टेंस प्लेस में कैसे करना है, 100 प्लेस में कैसे करना, उसका आप यूज करना सिखाइए। फ्रैक्शन का कंसेप्ट आप पेपर फोल्ड करके उनको आसानी से सिखा सकते हो। तो ये सब स्ट्रेटजी आप यूज करते हो, मैथ्स का कंसेप्ट में एडेप्टेशन ला सकता है। सोशल साइंस के लिए आप ग्रुप एक्टिविटीज अगर बच्चे का कराते हो क्लास में तो ज्यादा बेहतर होता है। पिक्चर फ्लैश कार्ड का अधिक से अधिक प्रयोग कीजिए। किसी संस्था या जू वगैरह का विजिट कीजिए, जिससे कि जो टास्क आप सिखा रहे हो वो थोड़ा बहुत रिलेटेड हो, तो बच्चा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू आपके सोशल साइंस को सीखेगा तो ज्यादा बेहतर होता है। तो ये कुछ मेथड्स मैंने बताए जिससे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे को के करिकुलम को आप अडॉप्ट कैसे कर सकते हो। उसी प्रकार जिस प्रकार चैलेंज आप एक इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चा क्लास में प्रस्तुत करता है शिक्षक के समक्ष, उसी तरह ऑटिस्टिक बच्चे भी इसी ये प्रस्तुत करते हैं चैलेंज को, क्योंकि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनमें सेंसरी प्रोसेसिंग डेफिसिट होता है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। सोशलाइजेशन काफी लिमिटेड होता है, जिनको टीचिंग ट्रेनिंग करने के मेथड्स एकदम अलग है। कहा जाता है कि ऑटिस्टिक बच्चा जो है विजुअल थिंकर्स होता है, दे थिंक इन पिक्चर्स, इसीलिए अधिक से अधिक फ्लैश कार्ड का प्रयोग करें, पिक्चर कार्ड का करें, पिक्चर बुक्स का प्रयोग किया जाता है तो ज्यादा बेहतर होता है। इनके जो इंस्ट्रक्शन आप देते हो क्लास में, ज्यादा लंबा इंस्ट्रक्शन ना दें, है ना, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन दें, और जो भी आप टास्क बच्चे की जो रिपीटिशन ज्यादा हो तो ज्यादा बेहतर होता है। इनको इन विलाइन इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत अगर ट्रेनिंग दिया जाता है तो ज्यादा बेहतर इंस्ट्रक्शन इनके साथ ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। तो अगर आपको, तो मैंने लेक्चर समाप्त हुआ। अब आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, या मोस्ट वेलकम।
बहुत काफी बहुत तेजी से धन्यवाद मैंने सर, पढ़ाया है। हाँ, बहुत बहुत एनीवन धन्यवाद हैविंग सर। एनी एक डाउट? प्रश्न आया है सर, मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा आपकी अनुमति से। जी जी जी। अंजलि कुमारी जी ने, अंजलि कुमार लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है सर एक क्वेश्चन है, 14 इयर्स का ऑटिज्म बॉय है, वो ADHD है, नॉर्मल स्कूल में जाता है, रीड एंड राइट हाँ अच्छा है उसका, एंग्जाइटी हाँ लेवल हाई है, हाँ और सेल्फ स्टीम लो है, कंपेयर हिमसेल्फ टू पियर्स एंड इंडस्ड इनटू हेड बिगनिंग। सर मेरा क्वेश्चन है कि हम कैसे उसके एंग्जाइटी लेवल को कम करें, उसको सोशलाइज करें। हाँ, देखिए जो ADHD का बच्चा है उसका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या बताया, नॉर्मल है। IQ लेवल? सर IQ लेवल तो इन्होंने चर्चा नहीं किया। अंजलि कुमार जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अंजलि कुमार सुन पा रहे हैं तो अपना प्रश्न सर के समक्ष और विस्तृत रूप में रखें। शायद वो लेफ्ट हो गए सर। IQ तो नहीं बताया सर, इन्होंने मैं कहा बता रहा रीड हूँ एंड राइट अच्छा है, हाँ। रीड एंड राइट अच्छा है उसका। हाँ, अगर रीड एंड राइट अच्छा है इसका मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल सही है। इसका मतलब होता है अगर रीडिंग राइटिंग बेहतर है, इसका मतलब है कि IQ लेवल उसका सामान्य है और ADHD की प्रॉब्लम है। तो बेसिकली सर। जो ADHD की जो सर प्रॉब्लम गुड होती है। आफ्टरनून। सर गुड हाँ आफ्टरनून। बताएं। हाँ हाँ सर, अंजलि जी वो एक बताइए। हाँ सर एक बच्चा है, ऑटिज्म है और ADHD भी है, एंड अच्छा, वो ऑटिज्म भी नॉर्मल, है और ADHD भी है। हाँ ये सर, और वो नॉर्मल हाँ स्कूल में जाता है, उसकी एबिलिटी रीडिंग राइटिंग अच्छा है, बट हाँ उसके एंजाइटी लेवल बहुत हाई है एंड उसका सेल्फ एस्टीम बहुत लो है। वो अच्छा। अपने आप को मतलब जैसे अभी खेलने के लिए उसको जाना है, सपोज सोसाइटी में या स्कूल में दूसरे फ्रेंड्स के साथ में, तो वो वहां बाहर निकलता है लेकिन उनके साथ वो सोशलाइज नहीं हो पाता है। उसको क्या लगता है, मतलब उसकी थिंकिंग ऐसी है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं खेल नहीं सकता, अभी मैं कैसे मैनेज करूं। एंड मैडम उसके एज चलते क्या है वो बच्चे की? क्या सर? एज क्या है? 14 ईयर्स सर, 14 14। ओके। ये सर 14 साल का है वो हाँ 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 सर। तो देखिए। उसका हाँ एंजाइटी लेवल कम करके और उसको थोड़ा सोशलाइज करना है, तो उसके लिए सर कुछ आप मुझे बताइए। देखिए मैडम, एंजाइटी को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, क्योंकि एंजाइटी जो है वो थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है ना। ओके। वो क्या ये सर। सोचता है, थॉट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन यस। उनके समक्ष आप ये उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है ना, हाँ। कि यस सर। जो भी आप बताना चाह रहे हैं, जो भी उनसे क्या शेयर करना चाह सकते हैं, इंडिविजुअली बैठ करके उसके साथ काउंसलिंग कीजिए ओके। और उनके समक्ष ये प्रस्तुत कीजिए, ठीक है ना अंजलि जी। यस सर। यस सर। किसी भी टास्क को करने के लिए हमें टास्क इज इम्पोर्टेंट, उसकी जो लेवल होता है डिग्री ऑफ सक्सेस, उस पर ना जाए। डिग्री ऑफ Okay. सक्सेस पर ही अधिकांश एंजाइटी डेवलप होने लगता है ना। Okay. तो मैं ये Okay. 100% नहीं कर पाएंगे तो हमें दिक्कत होने लगेगी। तो जो उनके एक्सपेक्टेशन लेवल है उसको रिड्यूस कर दीजिए, उसको Okay. कहिए आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू 100%, आई एम एक्सपेक्टिंग ओनली 40%, 30%। अगर आप Okay. एक्सपेक्टेशन लेवल कम कर दें तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत एंजाइटी उसको कम होगी। और उसके Okay. सोशल पार्टिसिपेशन के लिए सबसे अच्छा होता है वो करिकुलर एक्टिविटीज में वो उसी बच्चे के साथ उनका एक्टिविटीज में प्रमोट कीजिए सोशलाइजेशन, जिसके साथ वो कंफर्टेबल है। ओके। क्योंकि हर बच्चे के साथ कंफर्टेबल नहीं होता। नहीं होता है, शुरुआत ये में सर। हाँ, शुरुआत में उसी बच्चे के साथ आप इनिशिएट कीजिए, फिर धीरे धीरे उसको अन्य बच्चों के साथ सोशलाइजेशन के लिए आप कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। ओके। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी कुछ पूछना है? Hello, Thank you, sir. Good afternoon, sir. हाँ बताएं। My name is Anita Ravishankar. Sir, मुझे एक क्वेश्चन है। Like एक बच्चा है who had ADHD throughout, right from early intervention सब किया है, अभी वो पहुंच रही है क्लास 9 में, एंड उसका असेसमेंट किया है साइकोलॉजिस्ट के, वो बता रहे हैं कि इनका प्रोफेशन मिलना मुश्किल है क्योंकि ये कम्प्लीटली ADHD के अंडर नहीं आ रही है। बट एज स्पेशल एजुकेटर्स और टीचर्स भी नो कि ये बच्चा जो क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीशन में टाइम हो रहा है, तो इस बच्चे के लिए कैसे प्रोविजन मांग सकते हैं फ्रॉम द बोर्ड? वैसा ये बच्चा ICSE स्कूल में पढ़ रही है अभी, तो ये मैडम ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं है इनमें? नहीं सर, लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, इनअटेंटिवनेस बहुत ज्यादा है।
सिर्फ ADHD की प्रॉब्लम है? यस सर, यस सर। तो उसके लिए मेडिकेशन वगैरह ले रही है? पहले लेते थे, अभी नहीं ले रहे। तो प्रॉब्लम बिहेवियर वगैरह सब मैनेज्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, ओनली थिंग इज व्हेन एग्जामिनेशंस, जब जैसे एग्जाम्स होते हैं तब ये बच्चा अपीयर नहीं हो पा रहा है। बहुत स्कोर, आई नो द चाइल्ड इज वेरी इंटेलिजेंट, उसका IQ स्कोरिंग है 101 तक है, बट द चाइल्ड इज नॉट एबल टू स्कोर। जितना है वो डिस्क्रिपेंसी बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं आई है सर। बच्चा बहुत अंडरस्टैंडिंग है, सब जिसमें वो इंटेलिजेंट भी है, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग वो बच्चा खो जाता है। जो नहीं लिखना है सब ये ओपन स्कूलिंग से करवा रही है? नहीं सर, रेगुलर स्कूल में है, रेगुलर स्कूल। मैडम असल में मैं इसलिए सवाल किया ना कि ओपन स्कूलिंग एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर इस तरह के बच्चे को थोड़ा बहुत जो सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने के लिए, एवेल्युएशन के लिए ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है। ओके, बट एज अ स्पेशल एजुकेटर नहीं तो CBSE भी ऐसे बच्चों के लिए काफी कुछ अलग गाइडलाइन डेवलप किया है। ICSE के बारे में मुझे जानकारी नहीं है सर। इसके जुड़ा हुआ और एक सवाल भी है, जब साइकोलॉजिस्ट को नहीं दे पा रहे हैं कि कंसेशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, एज स्पेशल एजुकेटर्स हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे का जो भी मॉडिफिकेशन किया है, सारे चीज जो भी इनके लिए मॉडिफाई किया है, वो सब चीज है एकेडमिकली, उसको लेकर हम कंसेशन मांग सकते हैं, बोर्ड पे मिल जाएगा? हम मैडम देखिए, कोई भी किसी भी टास्क के लिए आप डिमांड तो करना ही होता है ना, राइट बनता है ना डिसेबल बच्चों के लिए। जी सर। नहीं भेज सकते तो पेरेंट्स भेजेंगे, टीचर भेजेंगे। डेफिनेटली आप कोशिश कीजिए, मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। और किसी को पूछना है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज विषयगत और विषय के अनुरूप आपने उदाहरण सहित अपनी विशेषज्ञता हमारे बीच रखी, इसे हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में धन्यवाद ज्ञापन के लिए आदरणीय सविता शुक्ला मैम, लेक्चरर ID को सादर आमंत्रित करता हूं कि मैम आप आए, आज के मुख्य वक्ता और हमारे सभी विशिष्ट अतिथियों का, हमारे सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय सविता शुक्ला मैम। धन्यवाद नागेश जी। अब मैं सविता शुक्ला CRC लखनऊ से आप सभी प्रतिभागियों का, हमारे मुख्य वक्ता सर संजय सर का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आज के इस वेबिनार में जो कैरिकुलम एडेप्टेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी शीर्षक पर थी, उसके मुख्य वक्ता श्री संजय कुमार सर का, जिन्होंने कम समय में इस वेबिनार में आने के लिए आमंत्रण को स्वीकार किया। सर का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि सर ने जो कैरिकुलम एडेप्टेशन की बात आती है कि अगर हम लोग स्पेशल बच्चों को हम स्कूल में इनरोल्ड कर लेते हैं या कहीं भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो फिर सभी तरीके के बच्चे, अगर हम प्राइमरी स्कूल की बात करते हैं, IT टीचर्स की भी, तो अगर एक IT टीचर है, अगर VI का है, तो वहां पे अगर HI वाले बच्चे भी होंगे, ID वाले बच्चे भी होंगे। उनका कैरिकुलम एडेप्टेशन हम कैसे तैयार करेंगे, कौन कौन से पॉइंट टीचिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेंगे, टीचिंग स्ट्रेटेजीज को ध्यान में रखेंगे, और डेली लिविंग स्किल में किस तरीके का एडेप्टेशन करेंगे, इसके बारे में सर ने डिटेल से हम लोग को सभी को बताया, जिससे हम सभी प्रतिभागी लाभान्वित हुए, सभी प्रोफेशनल्स लाभान्वित हुए। आशा करते हैं आज भी, आगे भी लोग ऐसे ही सर से हम लोग मशवरा प्राप्त करते रहें, और आगे सर भी हम लोग को अपना सानिध्य में ये सब प्रोग्राम्स के बारे में, वेबिनार्स के थ्रू, गोष्ठी के थ्रू अपने सुझाव को शेयर करते रहें। फिर सर ने ये जो टीचिंग एड और टीचिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बताया, वो सभी के लिए यूजफुल है। जैसे ये आप नोन टू अननोन पढ़ा रहे हैं, और टीचिंग एड है, मटेरियल है, और स्ट्रेटेजीज हम कैसे इन्वॉल्व करें, कौन से एडेप्टेशन, अगर डेली लिविंग स्किल में बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो कैरिकुलम एडेप्टेशन हम कौन कौन से ऐसे पॉइंट को रखें, इवल्यूशन में भी कौन से ऐसे पॉइंट को रखें जिसमें हम बच्चे का एडेप्टेशन कर सकते हैं। क्योंकि ये बच्चे का, अगर खाली हम बच्चे को इंगित कर ले रहे हैं लेकिन उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, चाहे कैरिकुलम में, चाहे OTPT में, चाहे स्पेशल एजुकेशन में, चाहे ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी में, तो हर पॉइंट को मिलाते हुए सभी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, ये हम लोग का कैरिकुलम एडेप्टेशन का काम होता है, सभी रिहैब प्रोफेशनल्स का, कि जिससे बच्चा, कोई भी बच्चा हो, वो आगे बढ़ सके। जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी पहले से ही वो डिसेबिलिटी के रूप में है, तो वो आगे इंक्रीज ना हो,
हम उसको एडाप्टेशन के थ्रू आगे उसकी कैपेसिटी को उसके इम्फेसिस करें और उसको आगे इंक्रीज करें, जिससे बच्चा आगे बढ़ सके। तो आज की इस वेबिनार में हम चाहते हैं कि सभी लोग इससे बेनिफिट लिए होंगे, सभी रिहैब प्रोफेशनल्स। तो अब धन्यवाद की इस श्रृंखला में हम सर्वप्रथम फिर PDU NI PPD की डायरेक्टर मैडम श्रीमती स्मिता जयवंत मैडम का CRC की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिनके कुशल नेतृत्व से और स्नेह सानिध्य से इस तरह के ज्ञानवर्धक वेबिनार CRC लखनऊ कर पा रहा है। धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ CRC लखनऊ के डायरेक्टर सर रमेश पांडे सर का, जिनकी प्रेरणा से, ऊर्जावान स्रोत से एवं कुशल मार्गदर्शन से CRC नित नए नए आयाम पर CRC लखनऊ अवेयरनेस वेब गोष्ठी का आयोजन कर पा रहा है। धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आज के इस वेबिनार के कोऑर्डिनेटर श्री रंजन सर का, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सर का, फिर श्री विकास मिश्रा जी ओरिएंटेशन मोबिलिटी सर का, फिर नागेश पांडे सर का जो लेक्चरर है स्पेशल एजुकेशन VI के, फिर पंकज आर्या मैडम लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन VI का, जिनके सभी के कोऑर्डिनेशन से ये वेबिनार संपन्न हो पाई। वेबिनार में प्रतिभाग करने वाले सभी CRC के प्रोफेशनल्स का, रिहैब प्रोफेशनल्स का, कर्मचारीगण का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस वेबिनार में प्रदान किया, सबको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ मैं वेबिनार में दूर दूर स्थानों से सबको जोड़ने का काम, सबके सर्टिफिकेट्स बनाने का, ये सबको फ्लायर बनाने का, ये सभी काम में जो हमारे IT कंसल्टेंट हैं सुमित गिरी जी, उनको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिनके तकनीकी सहयोग से ये वेबिनार सफलतापूर्वक संचालित हो पा रही है। अब मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आज की वेबिनार में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावकों का, विशेष शिक्षकों का, उपस्थित दिव्यांगजनों का तथा सभी पुनर्वास विशेषज्ञों का हृदय से CRC की तरफ से आप सभी का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और CRC लखनऊ आप सभी को आगे भी इसी तरीके से वेब गोष्ठी में आपके गौरवमयी उपस्थिति की कामना करता है। आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और अंत में सभी को नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं अपने सभी प्रतिभागियों को बता देना चाहूंगा कि कई प्रतिभागी चैट बॉक्स में लिखते हैं कि उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला। मैंने पूर्व में भी आप सभी को बताया था। कल्पना जी ने आज लिखा है, उनके बात पे मैं अपनी बात रख रहा हूं। आप लोगों को जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, थोड़ा सा आप लोग अपना क्लियर कर लिया करें। आपका फीडबैक सही ढंग से हमारे पास नहीं आ पाता। आप जो ईमेल ID फीड करते हैं उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि कर देते हैं, जिसके कारण ऐसा नहीं होता। अगर आपने फीडबैक फॉर्म भरा है या त्रुटिवश फीडबैक फॉर्म नहीं भरा गया, नेटवर्क चला गया या कोई इशू रहा, तो आपसे निवेदन रहेगा, मेरा WhatsApp नंबर आप सभी नमस्ते होगा। कल्पना जी, नमस्ते। मैं बात कर लूं, उसके बाद आप कहिए। आप WhatsApp नंबर पे आप लोग जुड़ाव का अपना एक मैसेज भेज दिया करें, जो दिक्कत आई उसको लिख दिया करें। सर्टिफिकेट देने में CRC लखनऊ कहीं किसी भी प्रतिभागी को कोई कमी नहीं रखता है, न रखेगा। आपको ससमय आपका सर्टिफिकेशन किया जाएगा और आपका सहयोग विशेष शिक्षा के उन्नत भाव के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं भावनाओं के साथ और इन्हीं भावनाओं से अभिप्रेरित होकर CRC लखनऊ आज की इस गतिविधि को, इस बौद्धिक आयोजन को आधिकारिक रूप से यहीं पे पूर्ण करता है। आप सभी का दिन शुभ हो। सभी को सादर नमस्कार। जिन्होंने फीडबैक फॉर्म विधिवत भर दिया है और जो नहीं भरे हैं उनसे निवेदन है, कृपया सभी फीडबैक फॉर्म विधिवत भर के उसके